This is Radhika Gaur with the session number 10th of your chapter Magnetic Effects of Electric Current, and in this session we are here going to discuss about question answers of SAT 2. So obviously अभी हमने सेशन नंबर 9 में स्टडी करा था अबाउट क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द in-text exercise, and in this session we are here going to discuss about the question answers from the exercise. Is that clear to you? So let's start with the question number 1. Which of the following correctly describes the magnetic field near a long straight wire? इनमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो करेक्टली डिस्क्राइब करता है अबाउट द मैग्नेटिक फील्ड नियर अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर? एंड ये ऑप्शन आ द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस परपेंडिकुलर टू द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू द वायर, द फील्ड कंसिस्ट ऑफ रेडियल लाइन originating from the wire, and the field consists of concentric circles centered on the wire. So your correct option is answer number D, that is the field consists of concentric circles centered on the wire. Is that clear to you? The next question is the phenomenon of electromagnetic induction is a process of charging of a body. Electromagnetic induction का जो phenomenon है वो क्या है? प्रोसेस ऑफ चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, किसी बॉडी को चार्ज करने का प्रोसेस है. द प्रोसेस ऑफ जनरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट पासिंग थ्रू अ कॉइल. क्या ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं बाय पासिंग अ करंट थ्रू द कॉइल? थर्ड ऑप्शन है हमारा प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू रिलेटिव मोशन ऑफ बिटवीन द मैग्नेट एंड द कॉइल. या फिर एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू हम किसी भी करंट को इंड्यूस कर सकते हैं ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड अ कॉइल. द करेक्ट आंसर इज आंसर सी, बिकॉज जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है दैट इज अ मेथड ऑफ प्रोड्यूसिंग इंड्यूस करंट इन अ कॉइल ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन अ मैग्नेट एंड द कॉइल. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज a device used for producing electric current is called a generator, galvanometer, ammeter या मोटर. मोटर, जनरेटर, गैल्वेनोमीटर एंड अमीटर में से कौन सी ऐसी डिवाइस है जो इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करती है? सो या करेक्ट आंसर इज जनरेटर, बिकॉज जो जनरेटर है वही इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस करता है. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एसेंशियल डिफरेंस बिटवीन एन एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर इज दैट. एसी जनरेटर एंड डीसी जनरेटर के बीच में एक एसेंशियल डिफरेंस क्या रहता है? AC generator has a electromagnet while DC generator has a permanent magnet. No. DC generator will generate a higher voltage. No. AC generator will generate a higher voltage. No. AC generator has slip rings while DC generator has a commutator. Yes, this one is the correct difference between AC generator and DC generator. Because जो AC generator होता है उसमें slip rings present होती हैं, जबकि जो DC generator होता है उसमें कम्यूटेटर प्रेजेंट होता है, ना कि स्लिप रिंग्स प्रेजेंट होती हैं. सो द करेक्ट आंसर इज आंसर डी. इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज एट द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट द करंट इन द सर्किट रिड्यूसेस सब्सटेंशियली, डज नॉट चेंज, इंक्रीज हैवीली, वेरी कंटिन्यूअसली. शॉर्ट सर्किट के टाइम पे जो सर्किट है किसी भी करंट में किसी भी सर्किट में जो करंट है वो रिड्यूस हो जाता है, चेंज नहीं होता, इंक्रीज हो जाता है या वेरी करता है कंटिन्यूअसली. सो करेक्ट आंसर इज आंसर सी, बिकॉज द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस हैवीली ड्यूरिंग द टाइम ऑफ शॉर्ट सर्किट. योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स. एन इलेक्ट्रिक मोटर कन्वर्ट्स मैकेनिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इट इज फॉल्स, बिकॉज जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है वो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में नहीं, जबकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में चेंज करती है. क्लियर? सेकंड है एन इलेक्ट्रिक जनरेटर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन. जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे वर्क करता है. सो दिस वन इज ट्रू, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक जनरेटर है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है. नेक्स्ट वन इज दैट the field at the center of a long circular coil carrying current will be parallel straight lines. जो फील्ड होता है किसी भी जो मैग्नेटिक फील्ड होगा एट द सेंटर ऑफ लॉन्ग सर्कुलर कॉइल कैरिंग करंट, कोई भी लॉन्ग सर्कुलर कॉइल जो करंट कैरी करती है उसके सेंटर पे विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन. क्या वो पैरेलल स्ट्रेट लाइंस होंगी? देन इट इज ट्रू, क्योंकि जो फील्ड होता है
तो किसी भी लॉन्ग सर्कुलर कॉइल पे जो कोई भी करंट कैरी कर रही है उस पे के जो सेंटर पे जो फील्ड होगा दैट विल बी पैरेलल स्ट्रेट लाइन. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट वन इज दैट a wire with a green insulation is usually the live wire of an electrical supply. So the thing is wrong because जो green insulation होता है वो क्या रहता है? That is earth wire. Is that clear? So yeah, this one is also false. Your next question is list 3 methods of producing magnetic field. Magnetic field हम कैसे produce कर सकते हैं? आपको कोई 3 methods बताते हैं. So the first one is by passing electric current through a straight conductor. सबसे फर्स्ट मेथड ये है कि हम किसी भी स्ट्रेट कंडक्टर के थ्रू इलेक्ट्रिक करंट को पास करें. सेकेंड, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक थ्रू अ सर्कुलर लूप, किसी सर्कुलर लूप के थ्रू हम इलेक्ट्रिक करंट को पास आउट करें. एंड थर्ड, बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ सोलेनॉइड, किसी सोलेनॉइड के थ्रू यदि हम इलेक्ट्रिक करंट को पास करें. इन तीनों मेथड्स के थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डज अ सोलेनॉइड बिहेव लाइक अ मैग्नेट. कोई भी एक सोलेनॉइड मैग्नेट की तरह बिहेव कैसे कर सकती है? कैन यू डिटरमाइन द नॉर्थ एंड साउथ पोल्स ऑफ द करंट कैरिंग सोलेनॉइड विद द हेल्प ऑफ अ बार मैग्नेट? एक्सप्लेन. एक्चुअली अ सोलेनॉइड बिहेव्स लाइक अ मैग्नेट व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासेस थ्रू इट. कोई भी सोलेनॉइड एक मैग्नेट की तरह वर्क करती है, बिहेव करेगी जब भी हम उससे कोई इलेक्ट्रिक करंट पास आउट करेंगे. एंड सच अ सोलेनॉइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेट. ऐसी सोलेनॉइड को हम इलेक्ट्रोमैग्नेट कहते हैं. और जो सोलेनॉइड है, करंट कैरिंग सोलेनॉइड है, उसका यूज करके हम ऑब्वियसली बार मैग्नेट के यूज हेल्प से हम जो करंट कैरिंग सोलेनॉइड है उसके नॉर्थ पोल साउथ पोल के बारे में पता लगा सकते हैं. क्योंकि जब हम बार मैग्नेट को उसके पास लेके जाएंगे, यदि रिपेलिंग जहाँ पे होगी उसके थ्रू हम बता देंगे कि कौन सा नॉर्थ पोल है, कौन सा साउथ पोल, बिकॉज ऑब्वियसली रिपल्शन इज द शॉर्ट टेस्ट ऑफ द मैग्नेटिज्म. So the end of solenoid which attracts north pole of a bar magnet is magnetic south pole in a solenoid. तो सिंपली वो एंड सोलेनॉइड का जो नॉर्थ पोल को अट्रैक्ट करेगा बार मैग्नेट के का, वो कैसा होगा? वो सोलेनॉइड का साउथ पोल होगा. इज दैट क्लियर? एंड द एंड ऑफ सोलेनॉइड विच रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ अ बार मैग्नेट इज द मैग्नेटिक नॉर्थ पोल इन द सोलेनॉइड. और सिंपली वो एंड सोलेनॉइड का जो नॉर्थ पोल को रिपेल करेगा बार मैग्नेट को वो कौन सा होगा? वो नॉर्थ पोल होगा. क्योंकि रिपेल कौन से करते हैं? लाइक पोल, और अनलाइक पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. इज दैट क्लियर टू यू? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन इज द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट कैरिंग कंडक्टर प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड लार्जेस्ट. कौन सी ऐसी सिचुएशन होगी जिसमें जो फोर्स एक्सपीरियंस की जाती है किसी भी करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू, जब वो मैग्नेटिक फील्ड में रखा होता है, वो फोर्स लार्जेस्ट होगी. So the force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field is the largest when conductor is kept perpendicular to the direction of magnetic field. That is जो force experience की जाती है किसी भी current carrying conductor के through जो magnetic field में रखा हुआ है, वो largest तब होगी जब जो conductor है उसे हम magnetic field की direction के perpendicular में रख देंगे. Is that clear to you? The next question is Imagine that you are sitting in a chamber with your back on one wall. आप किसी एक चैम्बर में बैठे हो और आपकी जो बैक है वो एक वॉल से लगी हुई है. An electron beam moving horizontally from back wall towards the front wall is deflected by a strong magnetic field to your right side. What is the direction of magnetic field? क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉन बीम है जो हॉरिजॉन्टली मूव कर रही है बैक वॉल से, वो फ्रंट वॉल की तरफ आती है. And that is being deflected by a strong magnetic field to your right side. Clear? And you have to tell what is the direction of the magnetic field. तो सिंपली आप क्या करोगे इस सिचुएशन में? आप फ्लेमिंग्स के लेफ्ट हैंड रूल का वर्क कर सकते हो और उसके अकॉर्डिंगली यू विल फाइंड आउट दैट द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज वर्टिकली डाउनवर्ड. आपको ये पता लगेगा कि जो डायरेक्शन है मैग्नेटिक फील्ड की वो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन है. क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज Name some devices in which electric motors are used. आपको कोई ऐसे नेम बताने हैं डिवाइसेस के जिनमें इलेक्ट्रिक मोटर का यूज होता है. So some devices in which electric motors are used are electric fans, refrigerators, mixers, washing machines, computers, MP3 players, etc. सिंपली काफी सारे डिवाइसेस हैं जैसे इलेक्ट्रिक फैंस हुए, रेफ्रिजरेटर्स हुए,
मिक्सर्स हुए, वॉशिंग मशीन्स हुई, कंप्यूटर्स हुए, इन सब में इलेक्ट्रिक मोटर्स का यूज होता है. इज दैट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉइल ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर इज कनेक्टेड टू अ गैल्वेनोमीटर. एक कॉइल है जो इंसुलेटेड कॉपर वायर टर्न्स है उस पे, उसे एक गैल्वेनोमीटर के थ्रू कनेक्ट कर दिया जाता है. What will happen if the bar magnet is pushed into the coil? क्या होगा यदि फर्स्ट केस में हमने क्या किया, जो बार मैग्नेट है उसे कॉइल में पुश कर दिया. सेकेंड, withdrawn from inside the coil, जो बार मैग्नेट है हमने उसे कॉइल से निकाल लिया. एंड थर्ड, ये held stationary inside a coil, कॉइल के अंदर ही हमने उसे रख दिया. So in first case the galvanometer shows a deflection which means current is induced in the coil. फर्स्ट केस में जो गैल्वेनोमीटर है वो डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मीनिंग ये होगा कि जो कॉइल है उसमें करंट इंड्यूस हो गया है. इन द सेकेंड केस द गैल्वेनोमीटर शोज अ डिफ्लेक्शन इन अपोजिट डायरेक्शन विच मीन्स करंट इज इंड्यूस इन द अपोजिट डायरेक्शन. सेकेंड केस में ये होगा, जो गैल्वेनोमीटर है वो अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिसका मीनिंग ये होगा कि जो करंट है वो अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस हो चुका है. क्लियर? और थर्ड में क्या होगा आपको, देयर इज नो डिफ्लेक्शन इन गैल्वेनोमीटर एज नो करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल. थर्ड केस में कोई भी डिफ्लेक्शन नहीं होगा गैल्वेनोमीटर में, क्योंकि उस केस में कोई भी करंट इंड्यूस नहीं हुआ है कॉइल में. इज दैट क्लियर? योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज two circular coils A and B are placed close to each other. If the current in the coil A is changed, will some current be induced in the coil B? Give reason. दो कॉइल हैं A and B जो एक दूसरे के बिल्कुल पास में रखी हुई हैं. यदि हम कॉइल A में जो करंट है उसको चेंज करेंगे तो क्या जो कॉइल B है उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा? देन यस, करंट विल इंड्यूस इन द कॉइल B. जो कॉइल B है उसमें भी करंट इंड्यूस हो जाएगा. When the current in coil A is changed, then the magnetic field around it changes. Simply जैसे ही जो कॉइल है A उसके अराउंड का जो करंट है वो चेंज होगा, तो उस केस में क्या होगा, जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके आसपास का वो भी चेंज हो जाएगा. So the changing of magnetic field lines around coil B induce a current in the coil B. So simply जो क्योंकि B कॉइल के अराउंड मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो चेंज हो रही हैं, उनकी वजह से जो करंट है that will induce in the coil B. Is that clear to you? So your next question is, state the rule to determine the direction of a magnetic field produced around a straight conductor carrying, I mean to say straight conductor carrying current. तो कोई भी मैग्नेटिक फील्ड जो स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर के थ्रू प्रोड्यूस होता है उसे डिटरमाइन करने के लिए हम मैक्सवेल्स का राइट हैंड थंब रूल यूज करते हैं. Force experienced by a current carrying conductor placed in a magnetic field which is perpendicular to it. That is, ये केस है हमारा इलेक्ट्रिक मोटर वाला. क्लियर? कि जो फोर्स है वो करंट कैरिंग स्ट्रेट कंडक्टर पे एक्सपीरियंस की जाती है जब भी हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं which is perpendicular to the it. In this case, Fleming's left hand rule will be used. Is that clear? थर्ड केस है हमारा करंट इंड्यूस इन अ कॉइल ड्यू टू इट्स रोटेशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड. जो कॉइल है उसके रोटेशन की वजह से जो करंट है वो इंड्यूस हो रहा है, तो उसमें हम क्या यूज करेंगे, इसमें ऑब्वियसली फ्लेमिंग्स का राइट हैंड रूल यूज करेंगे. इज दैट क्लियर टू यू? सो द थिंग इज, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन डज एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर? इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट कब होता है? एन इलेक्ट्रिक शॉर्ट सर्किट अकर व्हेन द इंसुलेशन ऑफ वायर इज डैमेज्ड और देयर इज अ फॉल्ट इन द अपियरेंस. सिंपली कोई भी शॉर्ट सर्किट जब होता है जब कोई भी हमारा जो वायर है उसका जो इंसुलेशन है वो डैमेज हो गया होता है या फिर जो अपियरेंसेस है उसमें कोई फॉल्ट होता है, ड्यू टू विच द लाइव वायर एंड न्यूट्रल वायर कम इन डायरेक्ट कॉन्टेक्ट. इसकी वजह से क्या होता है, जो लाइव वायर है जो न्यूट्रल वायर है वो एक दूसरे के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं एंड द करंट इन द सर्किट इंक्रीजेस एब्रप्टली. और इसकी वजह से जो करंट है सर्किट में वो एब्रप्टली इंक्रीज होना शुरू कर जाता है. इज दैट क्लियर टू यू? सो योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ अर्थ वायर? अर्थ वायर का फंक्शन क्या होता है? व्हाई इज इट नेसेसरी टू अर्थ मेटेलिक अपीयरेंसेस? जो मेटेलिक अपीयरेंसेस हैं उन्हें अर्थ करना भी क्यों रिक्वायर्ड होता है? सो द अर्थ वायर इज कनेक्टेड टू अ मेटेलिक प्लेट डीप इनसाइड द अर्थ. जो अर्थ वायर है उसे हम एक डीप मेटेलिक प्लेट के थ्रू अर्थ के इनसाइड कनेक्ट कर देते हैं. In this way, the metallic body of the appliances is connected to the earth.
इसमें में क्या होता है, जो इतने भी हमारे अपेलेंसेस हैं उनकी जो मेटेलिक बॉडी है वो अर्थ से कनेक्ट हो जाती है, विच प्रोवाइड्स अ लो रेजिस्टेंस कंडक्टिंग पाथ फॉर इलेक्ट्रिक करंट, और जो क्या करती है, जो लो रेजिस्टेंट कंडक्टिंग पाथ प्रोवाइड करती है इलेक्ट्रिक करंट के लिए। क्लियर? सो द थिंग इज दैट hence any leakage of current to the metallic body of appellants keep the potential to that of the earth. कोई भी यदि लीकेज होता है मेटेलिक बॉडी का appellants में, so that keeps the potential to that of the earth and the user might not get a severe electric short on touching such an appearances. That is, ऐसे appearances को यदि कोई भी user touch करेगा तो obviously there might, I mean to say, he might not get a severe electric shock. Is that clear to you? So what did we learn today? आज हमने क्या स्टडी किया? आज हमने जो मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी बुक में अवेलेबल है, उसके सारे क्वेश्चन आंसर्स को डेप्थ में जाके स्टडी कर लिया, एंड आई गेस दिस वाज इनफ फॉर दिस चैप्टर. In next chapter we will be discussing more about our textbook. Till then, good luck.